थर्मोकेमिस्ट्री में हम देखेंगे हीट कैपेसिटी को। हीट कैपेसिटी या इसका दूसरा नाम थर्मल कैपेसिटी इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ द मैटर दैट डिफाइंस इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि मैस के ऊपर डिपेंड करती है। तो इसको डिफाइन करने के लिए हम कहते हैं कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ ए गिवन मैस ऑफ ए सब्सटेंस बाई 1 यूनिट विदाउट कैजिंग ए फेज चेंज। तो हमारे पास कोई एक मटेरियल है, उसका हमारे पास यूनिट मैस मौजूद हो, फॉर एग्जांपल 1 किलोग्राम मौजूद हो। अगर उस 1 किलोग्राम मैस को मैं इतनी एनर्जी प्रोवाइड करूं कि उसका जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री इंक्रीज हो जाए, तो जितनी हीट मैं उसको प्रोवाइड करूंगा दैट विल बी एक्चुअली इट्स हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हाँ, या उसको मैं थर्मल कैपेसिटी भी कह सकता हूँ। इट डिस्क्राइब द सब्सटेंस एबिलिटी टू ऑब्जॉर्व थर्मल एनर्जी, कि सब्सटेंस कितनी थर्मल एनर्जी को ऑब्जॉर्व कर सकता है, तो वो उस एबिलिटी को जाहिर करता है। मैथमेटिकली हीट कैपेसिटी फॉर यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस इफ डिफाइंड एज द डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा क्यू। सिंपल कि जितना टेम्परेचर में डिफरेंस आएगा और जितना डेल्टा क्यू है हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू आवर हीट कैपेसिटी। विद डेल्टा क्यू इज द हीट सप्लाइड टू द सब्सटेंस and delta T is the change in its temperature. Specific heat capacity. Specific heat capacity is defined as the number of heat changes, that is heat absorbed or rejected by a substance per unit mass in order to change its temperature by 1 यूनिट। तो यहाँ पर हमने एक चीज़ फिक्स की कि हमारे पास जो मैस है वो 1 यूनिट है। उस एक 1 यूनिट मैस ने जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज हुआ या 1 यूनिट चेंज हुआ, तो उसमें जो हमारी हीट में चेंज आएगा वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, क्योंकि अब वो स्पेसिफिकली पर यूनिट मैस के लिए हमारे पास एनर्जी है। इफ रिसीव द अमाउंट ऑफ द हीट अब्जॉर्ब्ड और रिजेक्टेड, डेल्टा क्यू इज द सब्सटेंस ऑफ मैस, ओके, एम व्हेन इट एक्सपीरियंस ए टेम्परेचर चेंज डेल्टा टी, then the specific heat capacity is given as S will be equal to C over M। हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो सिंपल हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाई मैस होती है, दैट विल बी इक्वल टू 1/m मल्टीप्लाई बाई डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, क्योंकि हमारे पास जो C है दैट इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी। तो ये हमारे पास सिंपल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। मोलर हीट कैपेसिटी, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of any substance by 1 degree Kelvin or centigrade is called the molar heat capacity। अब यहाँ पर हमने 1 यूनिट मैस को यूज़ नहीं किया बल्कि 1 मोल को यूज़ किया है। तो क्योंकि हमने मोल का यूनिट सब्सटेंस यूज़ किया है तो ये हीट कैपेसिटी हमारी मोलर हीट कैपेसिटी होगी। मोलर हीट कैपेसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आर ऑलमोस्ट द सेम, एंड द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दैम इज दैट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड पर ग्राम, ठीक है, वो 1 ग्राम में होगी, वेयर इज द मोलर हीट कैपेसिटी इज मेजर्ड पर मोल। तो एक मैस में है, अगर वो मैस में हो के यूनिट में हो तो वो आपके स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, और अगर हम उसको पर मोल मेजर करें तो वो मोलर हीट कैपेसिटी होगी। मोलर हीट कैपेसिटी का यूनिट जॉल पर मोल है, जैसे कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट जॉल पर केजी होता है। मोलर हीट कैपेसिटी को फाइंड करने का फार्मूला Q विल बी इक्वल टू NC डेल्टा टी, वेयर Q इज द हीट सप्लाइड, कि हमने कितनी हीट सप्लाई की है, N इज द मोल्स ऑफ द सब्सटेंस, C इज द मोलर हीट कैपेसिटी, ये हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी है ऑफ द बॉडी। तो जो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी होगी वो किसकी इक्वल होगी, Q ओवर N डेल्टा टी के। मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of any substance by 1 degree Kelvin at a constant pressure। तो अब हम यहाँ पर 2-3 चीज़ें फिक्स कर रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है 1 मोल, उसका हमने टेम्परेचर इंक्रीज़ करना है 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और एक और चीज़ फिक्स ये है कि उसका प्रेशर फिक्स है। तो फिक्स प्रेशर के ऊपर जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होगी टेम्परेचर को रेज करने के लिए वो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होगी, और हम इसको CP से डोनेट करेंगे।
अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, जितनी हम हीट प्रोवाइड करेंगे उसका चेंज दैट विल बी इक्वल टू द एनर्जी चेंज इन द एंथैल्पी चेंज प्लस पी डेल्टा वी। तो ये हमारे पास वर्क होता है। जब हम दोनों साइडों को डिवाइड करेंगे डी टी से, तो डी की ओवर डी टी विल बी इक्वल टू डी ई ओवर डी टी प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। हम जानते हैं कि जो हमारी इंथाल्पी है दैट विल बी इक्वल टू ई प्लस पी वी। जब हम इस इक्वेशन को H इज इक्वल टू ई प्लस पी वी को दोनों साइडों पर कांस्टेंट टेम्परेचर में कांस्टेंट प्रेशर में टेम्परेचर के लिमिट के दरमियान इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएंगी। तो जब हम उस इक्वेशन को कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन ये वाली आएगी कि डी एच ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर डी ई ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर प्लस पी इंटू डी वी ओवर डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। जब हम इसको इक्वेशन 3 के साथ कंपेयर करेंगे जो कि लास्ट स्लाइड के ऊपर मौजूद थी और वो यहाँ पर दोबारा से गिवन है, विच वॉज डी की ओवर डी टी इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी प्लस पी डी वी प्लस ओवर डी टी, और ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से इक्वेशन आएगी। जब हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो ये वाली इक्वेशन सेम है, यहाँ पर ये वाली भी इसके साथ कोरिस्पोंड कर रही है। इट मीन्स कि ये वाली भी इसके साथ कोरिस्पोंड करेगी। सो डी की ओवर डी टी विल बी इक्वल टू डी एच ओवर डी टी। तो हमारे पास जो सी पी है दैट विल बी इक्वल टू डी एच ओवर डी टी, क्योंकि सी यहाँ पर इक्वल होगा डी क्यू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी के। जब हमने इन दोनों को कंपेयर किया ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को, तो ये आएगा डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी इज इक्वल टू डी एच ओवर डी टी। तो डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी हमारे पास सी पी था, ठीक है, तो हमने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया। तो सिंपल सी पी विल बी इक्वल टू डी एच ओवर डी टी। थस इस इक्वेशन के मुताबिक हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो जितना एंथैल्पी में चेंज आएगा किसी खास टेम्परेचर डिफरेंस के ऊपर, वो बेसिकली हमारी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of any substance by 1 degree Kelvin at a constant volume। तो यहाँ पर वॉल्यूम हमारा फिक्स होता है, इज कॉल्ड द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हमारे पास दो तीन चीज़ें कांस्टेंट है कि हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर डिफरेंस है जो कि 1 डिग्री केल्विन है, और कांस्टेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो कि 1 मोल है। तो इन कांस्टेंट्स के ऊपर जितनी हीट रिक्वायर है वो हमारे पास होगी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और हम इसको CV से डिनोट करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ के मुताबिक डी क्यू इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। जब दोनों साइड्स को डी टी से डिवाइड करते हैं तो डी क्यू ओवर डी टी विल बी इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी डिवाइडेड बाई डी टी। क्योंकि हमारा वॉल्यूम इस कंडीशन में ज़ीरो है, वॉल्यूम का चेंज नहीं होता, तो डी वी विल बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। सो सी वी विल बी इक्वल टू डी ई ओवर डी टी वी। हमारे पास ये वाली रेशियो है डी की ओवर डी टी की, ये इक्वल होते हैं हीट कैपेसिटी के, जिसको हम सी से शो करते हैं। सिंपल हमारी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर डी की ओवर डी टी को रिप्लेस किया इसके साथ और इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई किया, तो हमारे पास इक्वेशन आई सी वी इज इक्वल टू डी ई ओवर डी टी। तो इस इक्वेशन के मुताबिक द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी विद टेम्परेचर एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज आएगा वो बेसिकली हमारी हीट कैपेसिटी होगी। हीट कैपेसिटी रेशियो, द रेशियो बिटवीन द हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज बेसिकली कॉल्ड द हीट कैपेसिटी रेशियो। It is denoted by the Greek symbol gamma. Gamma will be equal to Cp over Cv. Relationship between Cp and Cv. तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के दरमियान क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, हम जितनी किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करते हैं या वहाँ से हासिल करते हैं,
तो दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, कि उसमें की इंटरनल एनर्जी में चेंज कितना आता है और वो कितना वर्क प्रोवाइड करता है। where delta Q is the amount of heat that is given to the system, U is the change in the internal energy and W is the work done। हम ये लिख सकते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि हमारे पास जो वर्क होता है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है, जिसमें प्रेशर वॉल्यूम में कोई ना कोई डिफरेंस आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि डेल्टा Q इज इक्वल टू एन सी पी डेल्टा टी, हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन के मुताबिक हमारा जो है डेल्टा Q होगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई सी पी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। और इसी तरह जो हमारे इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो इक्वल होगा नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई सी वी मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी। लिहाजा हमारी इक्वेशन इस तरह से चेंज होगी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू को हमने यहाँ पे प्लेस किया, डेल्टा यू की वैल्यू को हमने यहाँ पे इनपुट किया, तो हमारे पास आया एन सी पी डेल्टा टी इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस पी डेल्टा वी। जैसा कि हम जानते हैं कि आइडियल गैस में पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो टेम्परेचर 1 के ऊपर हम देखते हैं कि पी वी वन इज इक्वल टू एन आर टी वन, क्योंकि प्रेशर में कोई चेंज नहीं आता, प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो हमारा जो वॉल्यूम में चेंज आएगा तो पी वी वन इज इक्वल टू एन आर टी वन। और टेम्परेचर 2 के ऊपर पी वी टू विल बी इक्वल टू एन आर टी टू। जब हम इक्वेशन ए को बी से माइनस करते हैं तो पी वी टू माइनस पी वी वन इज इक्वल टू एन आर टी टू माइनस एन आर वन टी वन। तो फर्दर सिंप्लीफाई करने से पी इंटू वी टू माइनस वी वन इज इक्वल टू एन आर इंटू टी टू माइनस टी वन। हम देखते हैं कि यहाँ पर वी टू माइनस वी वन विल बी इक्वल टू डेल्टा वी यू और टी टू माइनस टी वन हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस के इक्वल होता है। लिहाजा जो हमारी इक्वेशन है वो फाइनल ये वाली आएगी, पी डेल्टा वी विल बी इक्वल टू एन आर डेल्टा टी। जब हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आएगी एन सी पी डेल्टा टी विल बी इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी। फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास एक कॉमन आएगा डेल्टा टी और एक नंबर ऑफ मोल्स। तो हम इसको कॉमन निकालेंगे बाहर, तो अंदर हमारे पास होगा सी वी प्लस आर। तो यहाँ पर एन डेल्टा टी वो दोनों तरफ कट हो जाएगा और हमारे पास सिंपल बचेगा सी पी विल बी इक्वल टू सी वी प्लस आर। या हम कह सकते हैं जो कि इसकी कॉमन फॉर्म है कि सी पी माइनस सी वी विल बी इक्वल टू जनरल गैस कॉन्स्टेंट आर। द फॉलोइंग रिलेशनशिप कैन बी गिवन कंसिडरिंग द आइडियल गैस बिहेवियर ऑफ ए गैस। तो ये हमारे पास जो रिलेशनशिप है वो सिर्फ आइडियल गैसेस में होता है। तो यहाँ पर आर जो है वो हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई इज Cp ग्रेटर दैन द Cp, कि हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से ग्रेटर क्यों होती है। हमने देखा कि Cp माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। इट मीन्स कि हमारे पास Cp ग्रेटर वैल्यू है और इसमें से माइनस करें सी वी को तो वो हमारे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के इक्वल होगी। द वैल्यू इज इंडिकेटेड बाय द Cp एंड Cv आर द स्पेसिफिक हीट्स ऑफ एन आइडियल गैस। तो ये किसी आइडियल गैस की हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट टेम्परेचर वॉल्यूम और प्रेशर के ऊपर। These indicate the quantity of heat that can increase the temperature of a unit mass by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सिंपल है, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा कि वो अमाउंट ऑफ हीट है कि जो 1 डिग्री टेम्परेचर को इंक्रीज करती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक के मुताबिक डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, के हमारे पास जो हम हीट इनपुट करते हैं वो इंटरनल एनर्जी के चेंज के और वर्क के चेंज के इक्वल होती है, उन दोनों के सम के। So at constant pressure, heat is absorbed not only for increasing the internal energy function of temperature, but for doing work। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हम देखते हैं कि वॉल्यूम में चेंज आता है। इट मीन्स कि अगर वॉल्यूम में चेंज आता है तो हमारे पास जो इक्वेशन है डेल्टा क्यू विच इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, हमने वर्क को चेंज किया पी डेल्टा वी में।
तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारा वॉल्यूम चेंज होगा। अगर वॉल्यूम चेंज होगा इट मीन्स कि वो कोई ना कोई वर्क भी प्रोड्यूस कर रहा है। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमारा कोई भी जो सिस्टम है वो एक तो उसकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करता है जो हमें हीट प्रोवाइड करते हैं, और साथ में वो कुछ ना कुछ वर्क भी करता है। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर अगर हमारे पास वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये वाली टर्म हमारे पास ज़ीरो होगी। इसका मतलब कि हम जितनी भी हीट प्रोवाइड करेंगे डेल्टा क्यू वो कन्वर्ट होती रहेगी डेल्टा यू में, और कोई वर्क हासिल नहीं होगा। एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट इज अब्जॉर्ब्ड ओनली फॉर रेजिंग द इंटरनल एनर्जी, नॉट फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ द वर्क ऑन द सिस्टम फॉर ए क्लोज सिस्टम। तो वर्क हमारे पास ये वाला है W इज इक्वल टू पी डेल्टा वी। तो क्योंकि क्लोज सिस्टम के लिए अगर हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम है तो डेल्टा वी ज़ीरो होता है, तो हमारे पास जो वर्क होगा या हीट होगी वो सिर्फ इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज़ करवाने के लिए इस्तेमाल होगी। तो इसी वजह से क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर कोई वर्क नहीं होता तो वहाँ पर हमारी हीट कैपेसिटी भी की वैल्यू भी लो होती है। इट मीन्स कि उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ करवाने के लिए हमें कम हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी, और अगर जो हम हीट प्रोवाइड करते हैं वो कुछ यूटिलाइज हो जाए वर्क करने में, इट मीन्स कि हमें ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। तो कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर हमें इस वजह से ज़्यादा हीट प्रोवाइड करना पड़ती है क्योंकि कुछ हीट यूटिलाइज होती है उसके वर्क डन में। हैंस the specific heat capacity at constant pressure is more than the specific heat at a constant volume. That is, Cp will always be greater than the Cv.